Good morning dear students. So this is the second part of metals and non-metals, chapter number 3 of class 10th. और इस वीडियो को क्लास 8th के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि क्लास आजकल जो सिलेबस में थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया है, थोड़ा सिलेबस अपडेट होता चला आ रहा है। तो क्लास 8th में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लास 10th के चैप्टर से मैच करती हैं। और क्लास 10th में तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में है ही, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का पोर्शन है ये, ठीक है। सो फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने एक कंपैरेटिव स्टडी करी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया था वो होती हैं जिसको हम देख सकें, जिसको हम टच कर सकें। दीज आर जस्ट लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को कंपेयर किया गया केमिकल प्रॉपर्टीज से, क्लियर। और जो हार्डवेयर होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़, और ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके लिए थोड़ी नई है। वैसे 9th में भी है ये, मगर इसलिए मैं आपको इनको जो कंपैरिजन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से करके बता रहा हूँ। हार्डवेयर आर जस्ट लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, इस बोर्ड की ब्रेथ कितनी है, ठीक है, ये सब किसके अंडर में आ जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है, इसका कलर कैसा है, या फिर इसकी हाइट कैसी है, ठीक है। और मान लीजिए ये अगर टेस्ट करने वाली चीज़ होती तो इसका टेस्ट कैसा होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हार्डवेयर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों, यही सारी प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है, चाहे हम हार्डवेयर की बात करें या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब हम इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर अब देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इनको टच करके मैं महसूस कर सकता हूँ, इनको देख के मैं बता सकता हूँ। मगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसके कंपोजिशन के बारे में बात हो रही होती है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो अगर इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये किस सब्सटेंस से बना है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, ठीक है। और अगर केमिकल फार्मूला क्या है और जिस केमिकल से ये बना हुआ है उस केमिकल्स की अगर मैं दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करूं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये सारी बातें कहलाती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, जिनको हम सिर्फ टच करके या सिर्फ देख के हम नहीं बता सकते। तो आई होप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है यू कैन सी, उसमें हमने इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी, मेटल और नॉन मेटल की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, उसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उसका नेचर। नेचर पता होगा तभी हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ पाएंगे, क्लियर। जैसे जो मेटल का नेचर है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेटल के ऊपर कुछ पॉजिटिव तो है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा गया है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए किसी मेटल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज सोडियम का एग्जांपल लिया हमने, मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया और एल्युमिनियम का एग्जांपल लिया। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा 281, 282 एंड 283। अब हम सबको पता है कि स्टेबल होने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके लास्ट में होने चाहिए, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो 8 हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 हो। तो यहाँ पर जब लास्ट में 1 2 3 है तो ये क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को या 2 इलेक्ट्रॉन्स को या 3 इलेक्ट्रॉन को
डोनेट करेंगे स्टेबल होने के लिए। जिस तरीके से देखिए Na प्लस बन जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। इन द सेम वे Mg क्या करेगा, Mg+2 बनने के लिए 2,8 बनाएगा, ठीक है। और ये एल्युमिनियम क्या करेगा, +3 करेगा और लास्ट में 2,8 करेगा स्टेबल होने के लिए। ये सारी जो भी चीज़ें हुई हैं ये सिर्फ किस लिए हुई हैं, फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, क्योंकि इनको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, सभी पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसीलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा गया है। तो पहला जो हमारी इसकी मेटल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर। सेकेंड आ जाती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम इसकी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सेकेंड इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल्स की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, देखिए metals reacts with oxygen to form metal oxides। क्लियर है। कैसे, देखिए जनरल रिएक्शन की बात करें अगर कि कोई मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज द जनरल रिएक्शन, ये समझने के लिए है। क्लियर। नाउ सी द एग्जांपल्स। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो हम सबने चैप्टर नंबर 1 में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है, वो मेटल्स को या एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाती है उनकी रिएक्टिविटी के। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, क्लियर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अभी यहीं तक लिखते हैं, इसके आगे भी सीरीज है, ठीक है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन पर रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे ये जो शुरू के ये जो ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन है, सोडियम और पोटेशियम है, तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर जाएंगे। क्लियर है। और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं या बाकी के जो कहें कि मेटल्स होते हैं, ये अगर रूम टेम्परेचर पर नहीं करते हैं तो इनमें हमको हीट सप्लाई करना पड़ता है। क्लियर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला सोडियम की बात करें, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। द फॉर्मूला विल बी Na2O। क्लियर है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए। और ये रिएक्शन क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव है इसलिए रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर। दिस रिएक्शन विल हैपन ऑन रूम टेम्परेचर। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज वहीं अगर हम एग्जांपल लें मैग्नीशियम का, Mg+O2, ठीक है, 2Mg। तो ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 1 में एक है वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, तो उसमें देखिए जलाने की बात करी जा रही है, इसका मतलब इसमें हीट दी जाएगी इस। और देखिए यहाँ से रिएक्टिविटी अगर सीरीज से हम देखें तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसको हमें एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लग जाएगा और डिसबैलेंस। अब देखिए 10th क्लास में बच्चों ने 9th में जो एक टेबल दे रखी है, मैंने कई बार कहा कि 9th में एक चार्ज वाली टेबल है, या फिर 20 तक के एटॉमिक नंबर आप याद रखिए ताकि आपको इन एलिमेंट्स के ऊपर के चार्ज पता
चल सके, मगर बच्चे नहीं करते हैं। एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO क्यों लिख दिया और सोडियम ऑक्साइड को Na2O क्यों लिखा, उन्होंने NaO क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने किया था कि Na के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है, हमें चार्ज यहाँ पर लिखना होता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। ये अगर आप 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर याद कर लेंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता होगा तो ये चार्ज आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप कर सकेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अगर चार्ज सेम होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, सेम हो और अपोजिट मैग्नीट्यूड में हो। अगर नहीं होता तो नीचे लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया Na2O, इसको कहा गया सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें अगर, तो मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी जो चार्ज आता है मैग्नीशियम पे, दैट विल बी Mg+2। ऑक्सीजन पर भी चार्ज आता है -2। तो देखिए यहाँ पर जब ये चार्ज एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं तो इक्विवेलेंट होने पर ये कैंसिल कर जाते हैं एक दूसरे को, तो फॉर्मूला बन जाता है MgO। क्लियर है? सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक और हम कॉपर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए कॉपर के साथ अगर रिएक्शन होगी 2Cu + O2 एरो 2CuO, मतलब कॉपर, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? तो किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो ये क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब अगर इस मेटल ऑक्साइड के नेचर की बात करें, ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो देखिए कैसा होगा। देखिए ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक होता है, ठीक है। और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड बनेगी बाद में, मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड बनेगी ये बनेगी एसिडिक नेचर। अब कैसे पता करें हम कि ये बेसिक थी या एसिडिक थी? सपोज हमने एक Mg का ही एग्जांपल लिया, क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर में भी है और लेबोरेटरी में आप इसको आराम से कर भी सकते हो। इसको हीट सप्लाई करी, 2MgO बना। क्लियर है? अब क्या हुआ, जब ये मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में था, रिबन सबको पता है रिबन इस तरीके से होता है, ठीक है, एक वाइट कलर का रिबन होगा, इसको हमने जलाया, बर्न किया। जब बर्न किया तो कोई भी चीज़ अगर जलती है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ और इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला, ये वाइट ऐश की फॉर्म में मिलेगा। वाइट ऐश, वाइट ऐश का मतलब सफ़ेद राख मिलेगी हमको, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है। तो हम इस सफ़ेद राख को क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम वाटर से, मतलब इसको वाटर के साथ मिक्स कर देंगे। क्लियर है? ये जो वाइट ऐश मिली, देखिए हमें किसी भी अगर पाउडर्ड चीज़ का जो एसिडिटी या बेसिक नेचर के बारे में पता करना है तो वो इसी तरीके से पता करते हैं। अगर आपको मिट्टी के बारे में भी जानना है, कहीं की आपने सॉइल उठा ली और उसके बारे में चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो क्या करेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे। वाटर के साथ मिक्स करने पर उसका pH चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा वो एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है, ठीक है। तो हमने इसकी रिएक्शन कराई H2O से, हमारे पास मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए Mg जो है वो +2 वाला होता है और OH -1 वाला होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमें। मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप पीएच स्केल से चेक करोगे तो इसका जो नेचर आ जाएगा दैट विल बी बेसिक, इट्स नेचर विल बी बेसिक। क्लियर है, ये बेसिक नेचर का होगा। और अगर लिटमस पेपर के आप थ्रू चेक करोगे तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू, मतलब ये बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वही है जो एंटी एसिड्स टैबलेट, मतलब जो एसिडिटी जब हमें हो जाती है तब हम टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, उनको एंटी एसिड्स टैबलेट कहा जाता है। तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ही बनी हुई होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर और आपको एग्जांपल पता करने तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी को पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH नेचर का ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। ओके, सो अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, अगर मेटल की रिएक्शन होगी वाटर से तो क्या बनेगा। क्लियर है, तो देखिए अब इसमें अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले भी हमने एक डिस्कस किया था कि मेटल क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो मेटल भी दो तीन तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कुछ जो मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं सिंपली, जैसे कि हॉट या कोल्ड वाटर। ठीक है, और कुछ मेटल जो हैं वो इन हॉट या कोल्ड में से रिएक्ट ना करके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम का मतलब वेपर्स के साथ। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से चलना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारी पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, ठीक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, फिर से रिएक्टिविटी सीरीज़ देखें तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल होते हैं, क्लियर है, ये जो ज़्यादा अभी ये ज़्यादा रिएक्टिव में क्या, ये हमारा आ जाएगा पोटेशियम और सोडियम। ये सिर्फ वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि दे आर वेरी मच रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कैल्शियम को अगर छोड़ दें, ठीक, तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं और साथ साथ में स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं। क्लियर है, इसी तरीके से अगर इन तीनों की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इसलिए ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट ना करके सीधे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। सो ये हमें यहाँ से कहाँ से पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो देख लेते हैं, अगर मेटल जो है, इफ मेटल रिएक्ट विद वाटर, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है, वहीं अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विद स्टीम, तो इट विल फॉर्म ओनली मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, तो देखिए पहले एक बार ज़रा इस पे हाइड्रोजन गैस पर नज़र डाल लेते हैं। ये आपको याद दिलाता हूँ, आपने एसिड और बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी। और इस हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती थी, व्हेन वी टेक अ बर्निंग कैंडल टू इट, द कैंडल विद एक्सटिंग्विश विद अ पॉप साउंड। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के पास लेकर जाते थे तो मोमबत्ती जो थी वो पॉप साउंड के साथ बंद हो जाती थी। तो ये हाइड्रोजन गैस की हमारी पहचान थी। अब रिएक्शंस देख लेते हैं कैसे। जैसे सपोज सोडियम रिएक्ट किया, किसके साथ किया, वाटर, क्योंकि ये बहुत विगोरस है, बहुत जल्दी रिएक्ट होने वाला, बहुत वायलेंट स्वभाव का सोडियम होता है, पानी के कांटेक्ट में आएगा तुरंत रिएक्ट हो जाएगा। तो इट विल डायरेक्टली फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। क्लियर है, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ और देखिए बहुत सारी हीट भी निकलेगी इसमें। सोडियम की बर्निंग शायद सभी ने देख रखी होगी कि अगर सोडियम को वाटर में अगर हम डाल दें तो क्या होता है,
ठीक है। तो क्या होगा, NaOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, द कैंडल विद एक्सटिंग्विश विद अ पॉप साउंड, और साथ साथ में हीट भी रिलीज होगी। इसको बैलेंस करें, देखिए यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये 2। क्लियर हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम भी रिएक्ट करता है। पोटेशियम कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए 2K + 2H2O 2KOH, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इसमें भी हीट इवॉल्व होगी। सो देखिए ये जो विगोरस वाले मेटल्स, ये जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं, ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन आ जाएगी। क्या बनेगा, सोडियम मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम दोनों तरीके से रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। देखते हैं। देखिए जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, गैस होगी, ये फॉर्म लगा लेते हैं। क्लियर हो गया। बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 लगा लीजिए, आई थिंक इट्स बैलेंस। ओके, इट्स बैलेंस। तो ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ। क्लियर है। और यहाँ पर हमको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई चीज़ रिएक्ट नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हीट की सप्लाई दे देते हैं। जैसे अगर हम लोग चाय बनाना चाहें तो क्या होता है, अगर उसमें चाय पत्ती या वो डाल देंगे ऐसी डायरेक्ट तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन कराने के लिए कभी कभार हमें क्या करनी पड़ती है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो इस केस में हमें हीट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है अगर स्टीम के साथ हम रिएक्ट कराएं तो स्टीम तो देखिए पहले से ही गर्म है, मगर फॉर्मूला उसका भी H2O ही लिखा जाएगा, मगर उसके अंदर हीट पहले से ही है, तो उसके लिए एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट विल फॉर्म MgO और H2 गैस विल। क्लियर हो गया। तो ये किसके साथ रिएक्शन थी, स्टीम, और ये रिएक्शन किसके साथ थी, वाटर के साथ। ठीक हो गया। तो आई होप ये वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि आजकल के पेपर कॉन्सेप्शनल आते हैं तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या डिफरेंस होगा। अब उन मेटल्स की बात करें जो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ये जो हमारे वाटर है, चाहे तो कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर हो, तो वहाँ पर वो रिएक्शन करते ही नहीं है वो, क्योंकि इतने कम रिएक्टिव हैं कि उन्हें स्टीम की ही ज़रूरत चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा Zn हो गया, Zn प्लस H2O। क्लियर है। इट विल फॉर्म ZnO प्लस H2। ठीक है। क्या बना लेगा ये, जिंक ऑक्साइड। किस केस में बना लेगा, स्टीम के केस में। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया होगा शायद कि कौन सा मेटल जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेंगे। आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। फोर्थ वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अगर मेटल की डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करें उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, एक जनरल फॉर्म लिखते हैं हम लोग। व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स दे विल फॉर्म मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। मान लीजिए कि जिंक जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो दे विल फॉर्म ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस विल। क्लियर है।
और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है कैल्शियम प्लस डाइल्यूट H2SO4, so it will form CaSO4 plus हाइड्रोजन गैस विल, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। ये जो है वो मेटल सॉल्ट है, जैसे यहाँ पर जिंक क्लोराइड लिखा है, ठीक है, तो दे आर मेटल सॉल्ट्स। यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। सो दे बोथ आर मेटल सॉल्ट्स, मतलब ऐसे सॉल्ट्स जिसमें क्या क्या हो, मेटल्स प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है, मेटल सॉल्ट्स कहलाता है। क्लियर है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑल्सो। ये जो रिएक्शंस हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल भी हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल कैसे हैं? देखिए यहाँ पर जिंक जो है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। अब फिर से रिएक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं, तो हमें पता है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है, अगर रिएक्टिविटी की बात करी जाए तो जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इस H को रिप्लेस करके, इस H को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसकी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, ABC, तो AC प्लस B। और ऐसा कब होता था, जब A की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो किससे, B से। इसी तरीके से अगर कैल्शियम की बात करें, ठीक है, तो कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इट विल डिस्प्लेस सल्फेट, ठीक है, एंड फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ओके, आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद हैलोजेंस। रिएक्शन of metals with halogens। हैलोजेंस आप लोग जानते हैं, हैलोजेंस कौन से होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर जिसका 7 होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया हमारा, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ठीक है। सो दे आर हैलोजेंस। इनके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जब ये स्टेबल फॉर्म में अपनी आ जाते हैं। और वैसे अगर न्यूट्रल फॉर्म में होंगे, तो जैसे क्लोरीन की बात करूं तो इसका 287, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। तो जब मेटल्स इन हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दे विल सिंपली फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखिए, सोडियम प्लस Cl2, they will form 2NaCl। क्लियर है? मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएं, Mg प्लस Cl2, क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा MgCl2। सो यहाँ पर क्या बनना है, देखिए, सॉल्ट, ओनली सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। देखिए जनरल फॉर्म्स ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको याद होनी चाहिए, अगर ये आपको रिमेंबर है तो आप एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी, दैट विल बी रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट्स। क्लियर है? मेटल जब मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए, ठीक है, मेटल सपोज 1 ले लिया, ठीक है, प्लस मेटल सॉल्ट, यहाँ पर सेकंड मेटल है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर 2 मेटल्स होंगे, सेकंड मेटल सॉल्ट ले लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेटल 1 का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, और बचेगा हमारे पास मेटल नंबर 2। तो दिस इज द जनरल फॉर्म। ये भी कब पॉसिबल है, इट इज़ ओनली पॉसिबल जब रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो मेटल 1 की जो रिएक्टिविटी हो वो मेटल 2 से ज़्यादा। अगर मेटल 1 की रिएक्टिविटी मेटल 2 से ज़्यादा है तब ये वाला केस हमारे पास पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल।
क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, सपोज Fe प्लस CuSO4, ठीक है, तो इट विल फॉर्म FeSO4 एंड इट विल डिस्प्लेस कॉपर। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा, ये बहुत कॉमन है, लेबोरेटरी में भी आपने देखा होगा। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट का ग्रीनिश जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है, और जब उसमें आयरन की नेल को डिप किया जाता है, लैब में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें एक आयरन नेल डिप करके रख देते हैं कुछ टाइम के लिए। क्या होता है, क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो सॉल्यूशन रह जाता है हमारे पास बीकर में, वो रह जाता है FeSO4 का, और जो कॉपर होती है वो इस पर कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर क्या जाती है, कॉपर। क्लियर? सो दिस इज द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एक्सेप्शन माना जाता है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, जब स्ट्रॉन्ग एल्कलीज मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। देखिए वैसे तो मेटल की जो मैंने अभी बताया था, जो मेटल के ऑक्साइड्स है या जो उनके हाइड्रोक्साइड है, वो सारी कैसी शो करती है, बेसिक नेचर शो करती है, इसलिए मेटल जो है वो जल्दी बेस के साथ रिएक्ट करते नहीं। बट ये जो जिंक और एल्युमिनियम है, इनका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है, इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो एम्फोटेरिक नेचर की बन जाती है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर्स को शो करता है वो एम्फोटेरिक कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आप इसको याद कर लीजिए, इनमें से एक पक्का आएगा ही आएगा। तो व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इट विल फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम। तो ये दोनों रिएक्शंस अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। समझना तो आपको सभी था, मगर ये आप चाहें तो एज इट इज याद कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सो थैंक यू वेरी मच।